मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट का टीचर। स्टार्ट करते हैं हमारा एडमिशन जो सही तरीका प्रवेश है उस चैप्टर को। उसमें हमने पिछली क्लास में नए लाभ अनुपात को पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नया टॉपिक त्याग का अनुपात। तो वो पढ़ेंगे त्याग का अनुपात क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है सच नए साझेदार, नए साझेदार का प्रवेश। इसमें एक तो करंट बनेगा और एक कैपिटल बनेगा। तो कैपिटल में तो हाँ जी, एप्रोप्रिएशन, करंट, कैपिटल। नए साझेदार का प्रवेश, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात। अभी त्याग होता क्या है, इसका क्या अनुपात है, कैसे निकलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखो त्याग के अनुपात बराबर लगा के, त्याग के अनुपात में बराबर लगा के जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों द्वारा जिस अनुपात में नए साझेदार को हिस्सा दिया जाता है उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों द्वारा जिस अनुपात में नए साझेदार को हिस्सा दिया जाता है उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग के अनुपात का सूत्र क्या हो जाएगा, तो नीचे लिखना त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये सूत्र हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं आई, कर लोगे। क्वेश्चन में पुराना अनुपात दिया हुआ होगा, नया अनुपात मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात जो घटाओगे तो क्या जाएगा, त्याग का अनुपात। पुराने ये बताओ त्याग कौन कर सकता है, सभी करेंगे या सिर्फ पुराने करेंगे? सिर्फ पुराने करेंगे। क्योंकि देखो जैसे दो पार्टनर है, सी नया आ रहा है, तो त्याग कौन करने वाले हैं, दो ही करने वाले, ये तो नया है। तो पुराना अनुपात इनका लगा देना, ए और बी का। ए और बी का अनुपात क्या है, समझ रहे हो, नया अनुपात क्या है वो लगा देना, और उनको आपस में माइनस कर देना, त्याग का अनुपात आ जाएगा। जैसे एक देखो फॉर एग्जांपल लेता हूं, ए बी 3-2 में साझेदार है, सी प्रवेश करता है, तो भविष्य में 3-2-1 में साझेदार हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, 3-2-1 में। अगला बोले त्याग का अनुपात कम क्या होगा, तो पुराना माइनस क्या कर दो, नया। तो ए पुराना कितना है, बी पुराना कितना है, 2/5, 2/5 पुराना, माइनस नया ए का कितना है, 3/6, 3-2-1, बी का कितना है, 2/6
लघुत्तम निकाल दो। 30, 18, 15, 3/30, 30, 12, 10, 2/30। नीचे 30 है ना, तो त्याग का अनुपात क्या होगा? ऐसे पुराना मैथ्स है। अब ये और ये दोनों सेम आ रही है, वैसे तो ये हमेशा सेम नहीं आएंगे यार, इसमें आ गए एक अलग बात है, हमेशा सेम नहीं आएंगे। तो आपको तो जैसे पुराना और नया अनुपात है, आपको किस अनुपात में करना लेना? त्याग के अनुपात में करना। कैसे कर लोगे? पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया करके त्याग के अनुपात में करना कर लेना। हो गया? नेक्स्ट त्याग का अनुपात। नेक्स्ट है त्याग के अनुपात की गणना के बाद में नया टॉपिक आएगा, उसका नाम है ख्याति। गुडविल, ख्याति, गुडविल। अब गुडविल क्या है, ख्याति क्या है? तो आप बराबर लगा के लिख लो। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, प्रवेश में जिसको ख्याति समझ में आ गई उसको ये समझ लो आधा चैप्टर कंप्लीट करता है। तो लिखो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है ना, अदृश्य संपत्ति है जो लाभ का पुरस्कार होती है, जो लाभ का पुरस्कार, जो लाभ का पुरस्कार होती है। यह फर्म के ग्राहकों को फर्म के पास ही रखने का कार्य करती है। फर्म के पास ही रखने का कार्य करती है। कैसे? जैसे भाई आपकी दुकान और उसकी गुडविल अच्छी है, तो मैंने आपकी दुकान से कोई चीज ली क्योंकि मैं आपकी गुडविल से प्रभावित हूँ, आपसे मैंने चीज ली और वो अच्छी भी निकल गई। इन फ्यूचर मुझे उससे रिलेटेड ही कोई चीज लेनी है तो किसके पास आऊंगा? आपके पास ही, क्योंकि यह अपने पुराने ग्राहकों को अपने पास बुलाती है। अगर गुडविल तो अपन नहीं कहते मैं तो सामान वहीं से लेता हूँ, भाई मेरे सेट होता है। सेट क्यों होता है? क्योंकि आप उससे किससे प्रभावित हो? उसकी गुडविल से प्रभावित, उसे गुडविल ही बोलते हैं। कई बार नहीं कहते मैं तो इस एक्टर की एक भी फिल्म नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ते? आप उसकी किससे प्रभावित हो? गुडविल से। उसे कहते हैं गुडविल, ख्याति, उसका नाम, रेपुटेशन, कहते हैं ना रेपुटेशन, नाम, उस नाम, ख्याति, ये जो नाम है ना, ये किसके नाम है? सब ख्याति के नाम है। उसका बहुत नाम है, उसका बहुत नाम का मतलब उसकी बहुत ख्याति है, उसकी बहुत तगड़ी रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब उसकी बहुत अच्छी गुडविल, अदृश्य है, दिखाई नहीं है। ठीक है, लिखो लाइन चेंज करके ख्याति के लिए कि ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति को
प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। अब ख्याति को कौन प्रभावित करेगा? तो ख्याति किसका पूछता है? लाभ किसका है? तो जो लाभ को प्रभावित करेगा वो किसको प्रभावित कर जाएगा? ख्याति। किसको प्रभावित करेगा? ख्याति। अब बताओ ख्याति को कौन प्रभावित कर सकता है? तो पहला टॉपिक लिखो, व्यापार की स्थिति। व्यापार की स्थिति, व्यापार है कौन? कैसे प्रभावित करेगा ख्याति व्यापार की स्थिति? व्यापार की स्थिति कैसे प्रभावित करेगा? जहां उस व्यापार है वहां अगर उसके ग्राहक हो जाता है तो ख्याति क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे अपने एक सोने चांदी की दुकान, एक तो मोहल्ले में, एक गली में, वो ज्यादा चलेगी या एक नंबर रोड पे जो है वो चलेगी? क्यों? स्थिति, वो बढ़िया लोकेशन पे है, वहां बहुत सारे ग्राहक आते हैं। जबकि वो एक ही दुकान है, एक जैसी दुकान है, एक जैसा ही माल रखता है। लेकिन ये बताओ कोई बाहर वाला मोहल्ले में कैसे आएगा जितने कोने पे ठीक होगी? नहीं। जबकि वहां से तो कोई भी जाएगा, आएगा तो देखता रहेगा, अच्छा ये दुकान खुली है, चलो इसमें देखें। तो व्यापार की स्थिति किसको प्रभावित करती है? एक अच्छी जगह है तो प्रॉफिट खूब कमा सकता है, कमाएगा तो क्या बनेगा? ऐसे कभी नाम सुनेगा एक नंबर रोड की दुकान का नाम सुनेगा, गीतांजलि ज्वेलर्स, रूमटा की दुकान, ये ऑन रोड है। तो अभी गली की दुकानों के नाम सुने क्या कि फलाने दुकान पे रहते हुए बहुत नाम है, चाहे वो रूमटा से कपड़े ला के रख दो नहीं चलेगी। गीतांजलि से सारे ज्वेलरी ला के अपने गली में, अपने घर में ला के रख दो और घर में फोटो दुकान नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो क्षेत्र बहुत प्रभावित करता है किसको? ख्याति। जहां अगर ढंग जगह आपकी दुकान चलेगी तो आपकी ख्याति क्या होगी? बढ़ेगी, लोग जानेंगे आपको। ठीक है ना? और अगर ढंग की जगह नहीं होगी तो लोग आपको नहीं जानेंगे, प्रॉफिट कम होगा, ख्याति क्या हो जाएगी? तो व्यापार की स्थिति। लिखो नंबर 2, प्रबंध कुशलता। प्रबंध कुशलता। अब बोलो प्रबंध कुशलता ख्याति कैसे प्रभावित करेगी? प्रबंध कुशलता का मतलब है किसी चीज को चलाना। अगर कोई किसी चीज को अच्छे से चलाता है, अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करता है, अपने कर्मचारियों का देखभाल रखता है, तो निश्चित है वो कर्मचारी उस संस्था के प्रति ईमानदारी से काम करेगा और उस संस्था को लाभ करेगा। लेकिन अगर कोई संस्था किसी कर्मचारी का मन दुखाती है, उसका शोषण करती है, तो वो कर्मचारी भी पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। उसको भी कोई मतलब नहीं है, चाहे गर्म डूबे चाहे बंद हो, वो कहेगा जितने दिन अपने को काम करना है, उसके बाद चाहे में जाओ ये संस्था, क्योंकि उसको प्रबंध पसंद नहीं है। तो अगर प्रबंध अच्छा है तो प्रॉफिट कमाएगी, ख्याति क्या होगी? बढ़ेगी। और प्रबंध अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं कमाया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा और ख्याति क्या हो जाएगी? कम। प्रबंध कुशलता। नेक्स्ट देखो, व्यापार में जोखिम का तत्व। जोखिम का तत्व, जोखिम होना। अब ये बताओ किस व्यापार की गुणवत्ता बढ़ेगी? जिसमें जोखिम ज्यादा होगा या कम होगा? जिसमें जोखिम कम होगा तो लोग भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो व्यापार की गुणवत्ता क्या होगी? बढ़ेगी। और जिसमें जोखिम ज्यादा होगा उसमें लोग भी नहीं जुटेंगे, डर लगेगा लोगों को, व्यापार से काम नहीं करेंगे और उसकी क्या होगी? गुणवत्ता कम होगी। तो जोखिम का तत्व, बिजनेस में जोखिम ज्यादा है तो गुडविल कम होगी, बिजनेस में जोखिम कम है तो गुडविल ज्यादा। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक और डाल दो, लाभों की प्रवृत्ति। लाभों की प्रवृत्ति।
लाभों की प्रवृत्ति। अब लाभों की प्रवृत्ति कैसे प्रभावित करती है? यदि हमारी फर्म के लाभ बढ़ते क्रम में, किस क्रम में हो? बढ़ते क्रम में। जैसे कोई दो बिजनेस है, ए का प्रॉफिट पहले साल 50, बाद में हो गया 1 लाख, फिर हो गया 2, जबकि बी का प्रॉफिट पहले साल था 10, फिर हो गया 5, फिर हो गया 2। बोलो किसकी गुडविल ज्यादा रहेगी, ए की या बी की? क्यों? जबकि दोनों का प्रॉफिट तो बराबर है, दोनों का। बात है 50, फिर लाख और फिर 2 लाख। लाभ बढ़ रहे हैं और जिसके लाभ बढ़ रहे हैं उसकी गुडविल भी क्या जाएगी? जाएगी। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, लाभ कितने तेजी से घट रहे हैं, तो इसकी गुडविल खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे तो क्या होने वाली है? बंद। जबकि अगर यहाँ से देखा जाए तो दोनों 2-2 लाख है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो आप तुरंत भी बोल रहे कि सर 2 ही साल में 50 से 2 लाख पे पहुंच गया, कितने गुना? 4 गुना। जबकि 10 से 2 लाख पे आ गया, 5 गुना कम आ गए। तो एक तो कितनी तेजी से जा रहा है नीचे, एक कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर जा रहा है उसी तो लाभों की प्रवृत्ति। अगर लाभ बढ़ते हुए हुए तो गुडविल बढ़ेगी, लाभ घटते हुए तो गुडविल ऐसा। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नया टॉपिक, ख्याति को ख्याति के मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन का समय, ख्याति किस समय मूल्यांकित होती है? ख्याति के मूल्यांकन का समय, ख्याति का मूल्यांकन होती है। तो लिखो नंबर 1, साझेदार के नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर। नंबर 2, किसी साझेदार की निवृत्ति पर, निवृत्ति जाना, चले जाना, किसी साझेदार के चले जाने पर, निवृत्ति का मतलब है हमेशा के छोड़ के चले जाना। नंबर 3, किसी साझेदार की मृत्यु पर, किसी साझेदार की मृत्यु पर। नंबर 4, फर्म को बेचने पर। नंबर 5, फर्म के समापन पर। ये कुछ स्थितियां हैं जब आप ख्याति का क्या करोगे, कि हमारी फर्म की ख्याति कितनी है। कोई कहते हैं फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कब करेंगे, तो उसकी वैल्यूएशन कब करेंगे? तो वैल्यूएशन है जब कोई एडमिशन देगा, कोई पार्टनर, कोई रिटायर होगा या किसी की डेथ हो जाएगी या फर्म बंद होगी या फर्म को बेचेंगे, तो हम ख्याति की वैल्यूएशन करेंगे ताकि उसका पैसा ले सके। या ठीक है ना, ठीक है, मूल्यांकन का क्या आ गया? समय। नेक्स्ट लिखो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के
मूल्यांकन की विधियां ख्याति के मूल्यांकन की विधियां ख्याति के मूल्यांकन की देखो बराबर लगा के ख्याति के मूल्यांकन की ख्याति के मूल्यांकन की निम्न विधि प्रचलित है। ए औसत लाभ विधि, बी अधिलाभ विधि, तीसरी पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण ये तीन विधियां इसकी प्रचलित है। एक तो कौन सी विधि है? औसत लाभ। कौन सी विधि? औसत लाभ, एक अधिलाभ और एक पूंजी। ख्याति के मूल्यांकन की हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन विधियां आएंगी ख्याति का मूल्यांकन करने की। पहली आएगी औसत, दूसरी आएगी अधिलाभ और तीसरी क्या आएगी? पूंजी। पहली विधि की बात करते हैं औसत लाभ। तो नंबर डाल दो औसत लाभ, ए पॉइंट डाल दो औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। देखो इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम, इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या ज्ञात किया जाएगा? औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा। औसत लाभ निकलता कैसे देखना सामने, औसत लाभ बराबर, अब औसत निकालना आता है क्या? 10वीं तक आपने खूब औसत निकालेंगे। औसत का मतलब है जितनी राशि दे उन सबको जोड़ दो और उतना ही क्या कर दो, भाग दो। जैसे औसत लाभ बराबर कुल लाभ, कुल वर्षों के लाभ, कुल वर्षों के लाभ माइनस हानि और इसमें भाग किसका चला जाएगा? वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। औसत लाभ जैसे सपोज आपका लाभ है 5000, 6000, 7000। अगला बोले औसत बताओ, तो 5, 6, 7 टोटल कितना होता है? 18,000। कितना होता है? 18 में किसका भाग लगेगा? 3 का। तो 3 साल हो गया ना, 5, 6, 7, 3 का भाग लगा तो औसत कितना आ गया? 6000। औसत कितना आ गया? ऐसे बोलते कि एक साल 5 साल 5,000 का लाभ, फिर 7,000 का लाभ, फिर 7,000 का लाभ, फिर 1,000 की हानि। तो इस समय 3 लाख तो प्लस होंगे और एक क्या होगा? माइनस हानि। और भाग किसका लगेगा? 3 का या 4 का? 4, क्योंकि लाभ हो चाहे हानि साल तो है ही, तो किसका भाग लग जाएगा? 4। औसत लाभ आ जाएगा। औसत लाभ निकलते ही ख्याति गणना हो जाएगी। कैसे? ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष, क्रय वर्ष। औसत लाभ निकाल कर प्रश्न में ऐसे देगा कि ख्याति गणना 3 वर्षों के आधार पर। कितने वर्षों के आधार पर? तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। 3 से गुणा कर देना, ठीक है।
अगर आप बोले 4 वर्ष में क्रय के आधार पर तो किससे गुणा कर देना, 4 से गुणा कर देना। दूसरा कई बार क्या होता है, औसत लाभ का दुगुना है तो किससे गुणा करोगे, 2। औसत लाभ दुगुना तो औसत को किससे गुणा कर दो, 2 से। औसत लाभ का 4 गुना तो किससे गुणा कर दो, क्या निकल आएगी। कोई डाउट है, औसत लाभ समझ में आ गया। इस औसत लाभ में एक सूत्र और है जिसको कहते हैं भारित औसत लाभ। इसको क्या कहते हैं, देखो भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। अब भारित औसत लाभ कब निकाला जाएगा, तो एक तो है कि हमें ये पता नहीं लगाना कि भारित औसत लाभ कब निकाला जाएगा। क्वेश्चन में बोलेगा भारित औसत लाभ से आप गणना कीजिए तो आपको भारित औसत लाभ निकालना है। बाकी अगर कभी ये पूछ ले, कोई जनरली पूछ ले नॉलेज के लिए कि भारित औसत लाभ विधि किस समय उपयोगी रहती है, तो लाभ जब बढ़ते क्रम में हो या घटते, जैसे 5 4 2 1 लग सकती है, ऐसे बोलते 5 8 15 25 लग सकती है, यानी लाभ बढ़ते क्रम में और कैसे क्रम में हो, घटते क्रम में। तो भारित औसत लाभ हो सकता है, लेकिन प्रश्न में साफ साफ दिया आएगा कि भारित औसत लाभ विधि से गणना करो। तो भारित औसत लाभ कैसे निकलेगा, तो भारित औसत लाभ बराबर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग बटे भारों का योग, बटे किसका, भारों का योग। अब गुणनफलों का योग कैसे आएगा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है गुणनफल, लेकिन ये वो वाला गुणनफल नहीं है। उसमें तो क्या होता था, पूंजी मां गुणनफल, आरण मां गुणनफल। यहाँ क्या होगा, लाभ गुणा भार बराबर गुणनफल। जैसे देखो लाभ देगा, उसे आप एक भार दे देना, क्या निकल आएगा, गुणनफल। समझ लेना कैसे, लाभ है 2000 5000 7000 12,000, क्या देना है, भार। भार हमेशा ऐसे दिया जाएगा जैसे देना हो, भार देना है पहले को, दूसरे को, तीसरे को और चौथे, दे दिया बात, गुणा कर दो 2000 10,000 21,000 सात ना, 21,000 और 28,000, टोटल कर लो। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 81,000 कितना हो जाएगा। और भाई औसत लाभ लिख दिया है कैसे, गुणनफलों का योग कितना है, भारों का योग कितना है, 4 के साथ और 1, 81,000 में किसका भाग कर दो 10, 81,000 रुपए आ गया भारित औसत लाभ। आया समझ में, भारित औसत लाभ निकालना कैसे निकाल लो, ख्याति कैसे निकलेगी, ख्याति निकलेगी ऐसे, ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणा क्रय वर्ष, क्रय वर्ष, जितने क्रय वर्ष से बोले उतने क्रय वर्ष से क्या कर दो, गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा 38,000। क्वेश्चन बिल्कुल बोलेगा कि औसत लाभ का इतना से करो तो औसत लाभ से, भारित औसत लाभ से करो तो भारित औसत लाभ से, भार ही दे देते 1 2 3 4 5 है ना। क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा आपको किससे करना है, औसत से या भारित से। हाँ क्रय वर्ष तो बोलेगा ना, बिना क्रय वर्ष के अपन कैसे गुणा करें, ये तो बोलेगा 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर, जितने क्रय वर्ष के बोले उतने क्रय वर्ष।
या ऐसे बोलेगा दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो दुगुना तिगुना समझते ना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, ठीक है। ऐसे बोलेगा। क्वेश्चन अपने डिमांड बोलेगा। आपको तो नोट्स तैयार करने हैं और क्वेश्चन की डिमांड पकड़नी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अगर वो क्वेश्चन की डिमांड अगर आपने पकड़ ली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ लिया तो। हो गया, आया समझ में। ये है औसत लाभ। आज यहाँ पे रखेंगे औसत लाभ, क्योंकि इससे ज्यादा होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसका वापस से रिपीट कर देता हूँ फटाफट, जो आज का हमने पॉइंट पढ़े हैं। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, त्यागकन। क्या पढ़ा है, त्यागकन। त्यागकन पर किसको बोलते हैं, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों द्वारा जिस अनुपात में अपना हिस्सा छोड़ा जाता है, त्याग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात। उसका सूत्र क्या होता है, पुराना माइनस नए को निकालने की कैलकुलेशन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था ख्याति। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, अदृश्य। किस प्रकार की संपत्ति है, ख्याति किसका पुरस्कार है, लाभ होता है। किसका पुरस्कार है, लाभ का। ख्याति क्या करती है, ख्याति अपने ग्राहकों को बांधे रखती है, पुराने ग्राहकों को वापस वही लाती है। ख्याति भाई आज आपसे कोई जुड़ा हुआ है, आपका बिजनेस है, उसमें आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ढूंढ लिया जाएगा, नहीं भाई मैं तो उससे ही सामान लेता हूँ, उनका माल बहुत अच्छा। तो वो पुराने ग्राहकों को कौन ला रहा है अपने पीछे पीछे, ख्याति ला, उसको ही बोलते हैं रेपुटेशन। रेपुटेशन अपन बोलते हैं ना अपन मार्केट में, उसका नाम बहुत है, उसका नाम बहुत है, उसकी ख्याति बहुत। अब ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक पड़े। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कितने बड़े थे, कि फर्म की स्थिति, लाभ की प्रवृत्ति, और आपका व्यापार का जोखिम, ये सब ख्याति को क्या करते हैं, प्रभावित। प्रबंध कुशलता, ये ख्याति को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पॉजिटिव होगा तो बढ़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो, नेगेटिव का मतलब यानी वो फर्म को खराब करेगा तो घटेगा, बढ़ाएगा फर्म को फायदा करेगा तो ख्याति को भी बढ़ाएगा। फिर हमने ख्याति के मूल्यांकन की स्थिति पढ़ी। स्थिति कौन कौन सी है ख्याति के मूल्यांकन की, ख्याति के मूल्यांकन की स्थिति है आपकी नए साझेदार का प्रवेश। एक तो क्या हो जाएगा, नया साझेदार का प्रवेश, और क्या हो जाएगा, साझेदार की निवृत्ति, साझेदार की मृत्यु, फर्म को बेचना, फर्म के समय। ये ख्याति के मूल्यांकन की क्या है, स्थितियां हैं, ख्याति से मूल्यांकन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। कौन कौन सी विधि पढ़ी है, आज तो हमने पढ़ी एक ही विधि, लेकिन है कितनी, 3। कौन कौन सी, औसत, अधिलाभ और पूंजी। औसत, अधिलाभ और पूंजी। औसत लाभ का मतलब है दिए गए लाभों को जोड़ना और वर्षों का भाग होना, उसे कहते हैं औसत लाभ। उसी औसत लाभ में एक आता है भारित औसत लाभ। उसमें क्या करते हैं, जितने लाभ होते हैं उनको उतने ही भार दिए जाते हैं, गुणा करने से गुणनफल आता है और गुणनफल आने के बाद सूत्र लग जाता है गुणनफलों का योग प्रति भारों का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, कोई डाउट नहीं, कर लोगे तो यहाँ तक हमारा पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आज की क्लास